जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाई को। साथियों, 15 लाख से नीचे का लोन है तो हो जाओ खुश, आप सभी की हो चुकी है मौज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज कोई क्लिक बेट नहीं होने वाला, आज कुछ नहीं होने वाला। आज अगर 15 लाख से नीचे का किसी का भी लोन है, किसी का भी कार्ड है, तो किस तरीके से आपकी सेटलमेंट आराम से 15 से 20% के अंदर होगी। ना ही किसी तरीके का कोई केस होने वाला है और ना ही किसी तरीके की कोई रिकवरी आपको परेशान करेगी। ये मैं 3 तरीके आपको आज बताने वाला हूँ। आपको उसके बाद शायद दूसरा कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टॉप में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई केस हो चुका है, फिर ऐसा कुछ भी परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे और हमारी टीम से जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि 15 लाख से नीचे वाले लोन ही क्यों। आप लोग सोच रहे होगा ना कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब 20 लाख से नीचे की बात होती है। अब होता क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 20 लाख से ऊपर के लोन होते हैं, ओके, तो वो अगर अनसिक्योर भी हैं तो भी बैंक के पास ये पावर होती है कि बैंक डीआरडी कोर्ट जाकर उनको एक तरीके से सिक्योर लोन में मतलब कन्वर्ट करवा के आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी उसके अंदर अटैच कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है वीडियो में कि आपके लोन 20 लाख के अंदर है, मतलब 15 लाख के अंदर है, तो अब डीआरटी का मैटर तो प्रॉपरली ही खत्म हो चुका है आपके लोन के ऊपर। अगर बैंक इंटरेस्ट वगैरह भी कुछ लगाती है या फिर गलत तरीके से भी ट्राई करती है तो भी वो डीआरटी नहीं जा सकती, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ के 5 लाख ऊपर नहीं कर देगा कोई। समझ रहे हो। और सेकेंडरी चीज है, जब बैंक के हाथ कट जाते हैं, जब बैंक के पास इतने बड़े लोन में 15 लाख तक के लोन में डीआरटी का कोई सहारा नहीं रहता, तो बैंक एक तरीके से सोले का ठाकुर बन जाता है, जिसके दोनों हाथ तो है ही नहीं, तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो जब वो कुछ कर नहीं सकता तो उसके पास 2 ही 3 तरीके रहते हैं कि वो आपको आपसे पैसा निकलवाने के लिए ये चीजें ट्राई कर सके। वो चीजें क्या होती हैं? वो चीजें होती है या तो रिकवरी, या तो किसी तरीके का ईसीएस या चेक बाउंस का केस, या फिर आर्बिट्रेशन, है ना। अब रिकवरी को किस तरीके से रोक सकते हो आप लोग? मैंने फिर कहा है कि रिकवरी की कॉल्स वगैरह अगर आपको आती है, आप उठाना चाहो तो उठाओ, नहीं उठाना चाहो तो मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो आपको एक गाली देता है तो आप उसको ट्रीटमेंट आराम से दे सकते हो। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक गाली दे रहा है तो एक की जगह 10 गाली आप भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़की है तो 4 गाली एक्स्ट्रा दो, क्योंकि वो किसी के घर की बेटी है, वो ये काम को छोड़े, वो ये काम अच्छा नहीं है रिकवरी वाला। समझ रहे हो। तो आप इसको ये चीज अपना सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब रही बात, इसमें आगे आ जाते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, कि रिकवरी के कॉल्स को और विजिट को रोका कैसे जा सकता है। तो इसके लिए मैंने पूरा ब्लूप्रिंट वैसे अलग अलग वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बताते हैं, आज शॉर्ट में बताएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो देखो, जो कॉल्स होती हैं, कॉल्स प्रॉपरली बंद नहीं होती। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं ना कि सर कंप्लेंट तो कर दी बट एक आधी कॉल अभी भी आ रही है, तो 100% कॉल बंद नहीं होगी। वजह इसके पीछे ये है कि ये जो रिकवरी एजेंसीज रहती हैं, इनके पास जो रहते हैं बैंक के कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग टेंडर कहते हैं, तो उस टेंडर के तहत उनको बैंक को दिखाना पड़ता है कि भाई साहब देखो, मैंने 2 कॉल करी थी, कस्टमर ने उठाई नहीं उठाई उसकी मर्जी है, समझ रहे हो। तो वो दिखाना पड़ता है। आप लोग सिंपली ट्वीट्स के जरिए कंप्लेंट पहले करेंगे, ओके। ट्विटर जो है उसका नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया। आप एक पूरा कॉन्टेक्ट बनाएंगे और कॉन्टेक्ट में ये नहीं लिखना है कि मुझे कॉल ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आपको कॉन्टेक्ट में सीधे ये डालना होता है कि भाई साहब मुझे कॉल्स पे गाली गलौज मेरे साथ हो रही है, मेरे रिश्तेदारों को फोन करे जा रहे हैं और मेरी फैमिली को कॉल करके परेशान परेशान मतलब कॉल करके गाली गलौज करी जा रही है उनके साथ में, परेशान नहीं। ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी लोन अकाउंट नंबर होगा वो डालेंगे, कार्ड नंबर होगा तो वो डालेंगे, और बैंक को मेंशन और टैग करना जरूरी है, और आरबीआई को भी मेंशन और टैग करना जरूरी है। ऐसा करके अगर आप दिन में 2 या 3 ट्वीट डालते हो, हफ्ते भर में आपके कॉल्स पहले तो आधे हो जाएंगे, ओके। और सेकेंडरी चीज, जो विजिट का डर है वो 90% चला जाएगा, ओके। अब इसको 100% कैसे बंद करें ये भी मैं बता देता हूँ। होम विजिट जो है वो 100% बंद हो सकती है। जैसे ही आपने जो कंप्लेंट ट्वीट के द्वारा और मेल के द्वारा करी थी बैंक को, मेल आप ज्यादा मत करो, मेल एक आधा डाल दोगे तो चलेगा, ट्वीट आप ज्यादा करो, क्योंकि ट्वीट पर रिस्पॉन्स जल्दी आता है, ओके। आप ट्वीट करा है या तो ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना मेल का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 30 डेज के बाद आप आरबीआई में कंप्लेंट करें, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे अर्जेंट में होम विजिट रुकवानी है, मेरे पास 30 डेज का टाइम नहीं है, तो उसका एक दूसरा तरीका है, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। अगर वो आप जानना चाहते हो, होम विजिट 1 वीक के अंदर ही रुकवाना चाहते हो प्रॉपरली, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है। वहां पर कुछ आपको पूरा पोर्टल पे 10-15 मिनट का टाइम लगेगा एक कंप्लेंट डालने में, वो डालेंगे आप। उसके बाद आरबीआई आपसे खुद ही रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ चीज़ें मांग लेता है, आप वहाँ प्रोवाइड करवा दीजिए।
आपकी होम विजिट 100% रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जिस कस्टमर ने आरबीआई में कंप्लेंट कर रखी होती है वो कस्टमर ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, और ब्लैक लिस्टेड कस्टमर के घर पे होम विजिट होती नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, कई भाई हमारे बोलते हैं कि सर मेरे घर पे होम विजिट होगी कि नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूँ, कई सारे एरियाज हैं हर एक सिटी में जहाँ पर होम विजिट बंद हो रखी होती है। जैसे भोपाल में एक जगह थी, वहाँ का एक सब्सक्राइबर था मेरा, उस बेचारे का 18 लाख रुपए का लोन था, सब जोड़ जाड़ के, मतलब एक बैंक से नहीं था, बहुत काफ़ी सारे बैंक से। उसके एरिया में होम विजिट होती नहीं थी, मतलब बंद थी, मतलब वहाँ पर कोई एजेंसी नहीं थी, सब ब्लैक लिस्टेड हो रखे थी एजेंसीज वगैरह, तो वहाँ होम विजिट होनी थी। वो डरा रहता था बस हमेशा। जब मैंने उसका एरिया वगैरह पता करा, पूछा सारा, तो मुझे पता लगा तो होम विजिट होनी नहीं है, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री है आज के टाइम पे। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने पहले तो बैंक का नाम, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी एरिया है, ठीक है, उसका नाम लिख सकते हो और स्टेट का नाम लिख सकते हो। कई लोग वहाँ से हैं जो खाली स्टेट का नाम लिख देते हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि स्टेट इतना बड़ा होता है, मुझे नहीं पता भाई तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मैं ना तो हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे और बैंक का नाम लिखोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई साहब आपके यहाँ पर विजिट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर आप पिन कोड डाल दो, सबसे बढ़िया तरीका, ओके। तो इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा होम विजिट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो सेक्शन 25 और चेक बाउंस के केस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जाता है। आर्बिट्रेशन का भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने केसेस को 98% कम करवा सकते हो। कैसे? आपको जो भी नोटिस बैंक के द्वारा रिसीव हो रहा है, पहले तो प्रायर नोटिस आप लोग जरूर दो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है। अगर प्रायर नोटिस नहीं दिया तो प्रेयर नोटिस दो। मैं इसका फर्क बता चुका हूँ पहले अपनी वीडियोस में, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। प्रायर नोटिस की मीनिंग होती है इन्फॉर्मेशन देना बैंकों की, मैं डिफॉल्ट हो सकता हूँ। और प्रेयर नोटिस का मतलब होता है गुहार के मैंने डिफॉल्ट कर लिया है, अब आप मेरे को रिकवरी वगैरह और बाकी चीज़ों से मुक्त करिए, मैं उस वो सब चीज़ें नहीं झेल पा रहा हूँ सिंपली, ठीक है। वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको नोटिस किसी भी तरीके का सेक्शन 25 का चेक बाउंस का नोटिस रिसीव होता है, ठीक है। आजकल ये लोग साथी हो गए, ये लोग नोटिस के जो फ्रंट लाइन रहती है ना सब्जेक्ट, उसमें सारी चीजें नहीं लिखते। एक डिमांड नोटिस भेजेंगे, उसके 7वें 8वें पॉइंट के अंदर लिखा होगा कि ये जो नोटिस है ये सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन या फिर चेक बाउंस के नोटिस के तहत हम लोग मानेंगे और इसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो लोग उसका रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते तो केस फाइल हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ का, जैसे हमारे 2 सब्सक्राइबर थे, एक ने एक भी नोटिस का रिप्लाई नहीं करा था, उसके ऊपर केस हुआ था, और सेम बैंक से लोन चल रहा था, सेम टाइम पे सेम डे पे इन लोगों को नोटिस रिसीव हुआ था। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सेम डे पे सर नोटिस कैसे आता है हम लोगों को। देखो हर एक बैंक ना एक बार में एक सिंगल बंदे को नोटिस नहीं भेजती है। अगर 500 बंदे, जैसे मान लो 500 बंदों का लॉट बनना है, तो जैसे पूरे इंडिया के अंदर 500 बंदे जब डिफॉल्ट हो जाएंगे उस बैंक से, तब उनका जो एडवोकेट होगा वो नोटिस वहां से भिजवाएगा फिर अपने पैनल से सबको, ओके। लॉट लॉट में जाते हैं सबको नोटिस हमले, कि 500 बंदे एक हो गए, 100 बंदे एक हो गए, 50 बंदे ऐसे हो गए, ऐसे करके होता है, समझ रहे हो। तो नोटिस ज़्यादातर सब लोगों को एक टाइम पे ही रिसीव होता है, ओके। तो एक बंदे ने एक भी नोटिस का रिप्लाई नहीं करा, और एक बंदे ने हर एक नोटिस का सेक्शन 25 का जो आया 3 महीने लगातार भेजा गया उस बंदे को, ठीक है, नोटिस। इसको तो एक ही बार भेजा गया था, अब मैं बताता हूँ फर्क क्या है। उसको 3 महीने भेजा गया, 3 बार लगातार, उन तीनों का रिप्लाई करा इसने, और इसने एक भी उसका रिप्लाई नहीं करा। केस किसके ऊपर हुआ होगा? 3 नोटिस आने वाले के ऊपर, एक नोटिस आने वाले के ऊपर, एक नोटिस आने वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब केस फाइलिंग करी जाती है ना, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाता है कि आपने कोई नोटिस वगैरह कस्टमर को भेजा है कि नहीं भेजा है, या फिर कोई कस्टमर को कोई इंटीमेशन दी है कि नहीं दी है। और वहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया। जी हाँ, जब वहाँ देखा जाता है कि कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई आया है, रिप्लाई में कस्टमर ने बातें करी हैं, सेटलमेंट की बात करी, सब कुछ करी है, तो वो अपने आप ही बोल देते हैं कि आगे चल के कस्टमर जाएगा कोर्ट में। अगर मान लो कोर्ट में केस भी फाइल कर देते हैं, वहाँ पर जाएगा कि सर देखो नोटिस मुझे आया था, मैंने यहाँ पर देखो पहले 10% सेटलमेंट की बात करी है, और अगर देखो जज के ऊपर है, जज बोल दे कि भाई 15% में कर ले, तो कस्टमर की मौज हो गई। तो इसीलिए बैंक ज़्यादातर ऐसे बंदों के ऊपर जो नोटिस के रिप्लाई करते हैं, 98% चांस है कि आपके ऊपर कोई केस कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फिर चाहे आपका लोन 10 लाख का हो या 15 लाख का हो, मैटर नहीं करता, ओके। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आर्बिट्रेशन पे अगर हम लोग आ जाए, तो आर्बिट्रेशन तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आपको आ रहा है, आप सिंपली तरीके से उसको ऑब्जेक्शन करिए, वो वहीं पर नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई हमारे भाई हैं जिनका अवार्ड पास हो चुका है, वो लोग बोलते हैं कि सर अब पहले रिप्लाई किया नहीं, अब अवार्ड पास हो गया तो क्या करा जाए। अवार्ड पे भी आप लोग चैलेंज नोटिस लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 15 लाख से नीचे, कई लोग बोलोगे सर मेरा लोन तो 25 लाख हो गया या फिर 50 लाख हो गया, तो मेरे भाई मैं सिंगल लोन की बात कर रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि आपके और 50 लाख रुपए का लोन होगा, बट 5 बैंकों से होगा, तो वो 10-10 लाख हो गया ना।
अगर किसी एक सिंगल बैंक से 15 लाख से नीचे का लोन है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 15 क्या 20 लाख से भी नीचे है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो DRT कोर्ट है वहाँ पर नॉर्मली जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है ना, जो अभी की आउटस्टैंडिंग बची हुई है उतना काउंट होता है। अब आउटस्टैंडिंग देख लो, 15 लाख है, 16 लाख है, 17 लाख है, तो अब बच रहोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेटलमेंट कैसे करी जाए, मैं अब इसको पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं पूरा ब्लूप्रिंट सेटलमेंट का भी आपको बताऊंगा और फेक सेटलमेंट से आपको बचना है। एंड में बताऊंगा कि फेक सेटलमेंट आजकल कितनी हो रही है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर अच्छा परसेंटेज चाहिए 20% के अंदर, मतलब 15-20% में लोन की, और 10 क्रेडिट कार्ड की 10 से 15% में करनी है, तो आपको मिनिमम राइट ऑफ तो वेट करना ही पड़ेगा। अब राइट ऑफ कितने दिनों के बाद होता है, मैं डेज में आप लोगों को बताऊंगा। आप डिफॉल्ट करते हो उसके 180 से लेके 240 दिन के बीच में राइट ऑफ होता है आपका लोन। अगर बैंक अच्छा होगा, बैंक रूल्स फॉलो करता होगा, तो 180 दिन में ही कर देगा। अगर नहीं कर रहा होगा, अपनी मनमानी कर रहा होगा, तो भी उसे 240 दिन के अंदर तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब 6 से लेकर 9 महीने के बीच में करना पड़ेगा। 9 महीना एंड हो जाएगा कि उसमें राइट ऑफ हो गई होगा आपका लोन, ठीक है। बीच में आपको किसी तरीके की पेमेंट नहीं करनी है, ओके। अगर आप एक भी पेमेंट कर दे तो हल्की फुल्की भी, 1000-2000 रुपए की भी, तो उस महीने का 30 दिन पूरा कट जाएगा। कई लोगों के लोन अकाउंट पे रिकवरी वाले खुद पेमेंट कर देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन पे, अगर जैसे मान लो कई लोग सोचते हैं जैसे NPA होने वाला है, ठीक है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना डिफॉल्ट होने वाला है, और कल होने वाला था, आज पेमेंट कर दी रिकवरी वाले ने, तो कई लोग सोचते हैं कि अब 3 महीने चलेगा। ऐसा नहीं है, जो महीने में पेमेंट हुई है वो महीना गया आपका, ओके। अब जो अगला महीना आएगा वो वाला डिफॉल्ट हो जाएगा तो आपका NPA हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी, इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है, ओके, समझे नॉर्मली। अब फेक सेटलमेंट से कैसे बचना है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो देखो, फेक सेटलमेंट से आपको ऐसे बचना है कि आपको कभी भी किसी रिकवरी वाले से जितना कम हो सके सेटलमेंट के बारे में बात करनी है। जितने बड़े बड़े आज के बैंक है, DFC बैंक, मतलब पूरा नाम तो मैं नहीं ले सकता, ये लोग अब बहुत ज़्यादा फेक सेटलमेंट करने लगे। इनके रिकवरी वाले बैंक तो अलाउ नहीं करती, लेकिन ये रिकवरी वाले जानबूझ के कर रहे हैं, समझ रहे हो। आप सेटलमेंट कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ एक पूरा तरीका। जैसे ही आपको लगे कि आपके पास फंड आ चुका है और आप 10% में या 15% में सेटलमेंट कर सकते हो, आपको एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, ओके। बनवाना है या बनवाना है, चाहे हमसे बनवाओ, किसी और से बनाओ, या खुद से बनाओ, ठीक है। उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई साहब मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, इतना मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है, ये मैं भर सकता हूँ 10%, 15%। आप अमाउंट भी लिखो वहाँ पर, परसेंटेज आपने मान लेते हैं 15% डाल दी, तो उसके आगे अमाउंट लिखो कि भाई साहब जैसे मान लेते हैं आपका 1 लाख का है, जैसे 10 लाख का है, चलो ठीक है, 15% करोगे 1.5 लाख रुपये अमाउंट डाल दो, ठीक है। अगर एक साथ पे नहीं कर सकते, वैसे तो मैं किस्तों पे नहीं बोलूँगा कि आप लोग सेटलमेंट करो, वन शॉट में जितना अच्छा रहेगा, OTS जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। वन टाइम सेटलमेंट सबसे अच्छी तरीके होता है, ठीक है। बट अगर नहीं है तो EMI में भी करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन 3 से ज़्यादा EMI मत बनाओ, वो भी सही नहीं है, ओके। तो आप सिंपली वहाँ पर कि आप कितने टाइम पे पेमेंट कर सकते हो। और कई लोग बोलते हैं सर अभी पैसा नहीं आएगा, अगले महीने आएगा, तो क्या करना है, आप अगले महीने की डेट डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोल दो कि भाई साहब मैं अगले महीने के 15 तारीख को पेमेंट कर सकता हूँ, आप मेरे को 10 तारीख से सेटलमेंट लेटर इशू करवा दीजिएगा। उसको आप लिखित फॉर्म में भेजिए, ठीक है, स्पीड पोस्ट से, और उसे मेल करवाइए, ठीक है। या तो बैंक उसे अप्रूव करके सीधे आपको लेटर मेल पे भेज देगी, ओके। या तो अगर वो नहीं भेजेगी तो सीधे आपको किसी ऐसे बंदे से बात करवा दी जाएगी जो कि एक्चुअल में सेटलमेंट के लिए प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन वाला होगा, ठीक है। और आपकी रिक्वेस्ट पहले से जनरेटेड हो रखी है, तो फेक सेटलमेंट का यहाँ से पूरा पालरा हट गया, समझ रहे हो। पूरा आप फेक सेटलमेंट आपकी नहीं हो सकती। अब आप उससे बात करोगे, अग्री होगा, तो आप सिंपली सी बात है, आपके लिए लेटर इशू हो जाएगा। वो लेटर पूरा वेरीफाई करवा लो, उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी निकलवा लो, जाके ब्रांच में साइन भी करवा सकते हो। NBFC है तो भी ब्रांच आपको मिल जाएगी। आप एक कस्टमर केयर का जो मतलब बात करते हो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हो, और पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से पेमेंट होगी, कोई सेटलमेंट से पहले आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे पे कर सकते हो, आराम से पे कर दोगे, आपको हफ्ते से लेके 15 दिन के बीच में NOC मिल जाएगी, NOC NDC मिल जाएगी। जैसे ही वो मिल जाती है आपका लोन खत्म हो गया, समझ लो। इतना आसान है, बस खाली आपको जो दलाल रहता है ना रिकवरी वाले, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये फेक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था, एक बंदे की कार का सेटलमेंट था, वो फेक सेटलमेंट करवाया इसमें, बाद में जाके FIR वगैरह करवाई गई, सब कुछ करा गया। बैंक नहीं मान रहा था, बंदे ने फिर वो आगे चल के अप्रूवल करवाया, अपनी जेब से पैसा भरा, मतलब अरेस्ट के डर से, जिस बंदे ने फेक सेटलमेंट करवाई थी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हुआ था वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो हम लोगों ने करवाया जैसे जैसे करके, लेकिन फेक सेटलमेंट में नहीं फंसना आपको। इन लोगों के कहने पे नहीं आना कि मैं लेटर बाद में भेज दूंगा, आप पेमेंट करवा दो, आप ये मत करो, वो मत करो, रिकॉर्ड मत करो, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, समझ रहे हो।
आप सिंपली वैलिड तरीके से अपना भिजवा सकते हो आराम से लेटर, आपको वो अप्रूवल मिलेगा तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साथियों 15 लाख से नीचे अगर अमाउंट है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।